हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा विद्युतनता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। मतलब जो विद्युतनता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। विद्युतनता से रिलेटेड जितने भी उसके टॉपिक है, जैसे विद्युतनता की डेफिनेशन है, ठीक है ना, उसके बाद विद्युतनता की आवर्त सारणी में क्या प्रवृत्ति होती है, विद्युतनता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विद्युतनता के क्या क्या अपवाद हैं, विद्युतनता के क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सभी टॉपिकों का डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करूंगा। और आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए आकार साइज को बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है ना। फिर मैंने उसके बाद आप लोगों के लिए आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया था, तो आयनन विभव को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले टॉपिक को पढ़ाया था, उस टॉपिक को भी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक भी आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, विद्युतनता का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है ना। जितने भी इसके टॉपिक है वो सभी टॉपिकों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं उसकी डेफिनेशन से कि जो विद्युतनता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो, विद्युतनता की ये डेफिनेशन होती है कि किसी भी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही, उस तत्व की हम क्या बोलते हैं, विद्युतनता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि किसी भी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को, उस तत्व की हम क्या बोलते हैं, विद्युतनता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों के सामने। जैसे कि मैंने यहां पर ऐसा ले लिया, ये कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, ठीक है ना। कार्बन के साथ मैंने किसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया। अब यहां पर डेफिनेशन को हम किस तरीके से समझेंगे कि आप लोगों को पता है कि ये कौन सा बंध होता है, सहसंयोजन बंध होता है, अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिससे कार्बन भी जुड़ा है और ऑक्सीजन भी जुड़ा है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, कि अर्थात इस सहसंयोजक बंध से आप लोगों को कार्बन भी जुड़ा है, ऑक्सीजन भी जुड़ा है। तो यहां पर विद्युतनता की क्या डेफिनेशन हुई कि किसी भी परमाणु द्वारा यौगिक में बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतनता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि यहां पर सहसंयोजक बंध से कार्बन भी जुड़ा है और ऑक्सीजन भी जुड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो विद्युतनता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेगा ना, उस पर तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जिससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि विद्युतनता किन की होती है, बंधित परमाणु की, अर्थात जो बंध बनाते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ही क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतनता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये विद्युतनता, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो विद्युतनता होती है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो किसकी होती है, फ्लोरीन की, ठीक है ना। और सबसे कम विद्युतनता किनकी होती है, अक्रिय गैसों की। क्योंकि आप लोगों को पता है कि विद्युतनता बंधित परमाणु की होती है, अर्थात जो बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अक्रिय गैस तो कोई बंध बनाती ही नहीं, तो बनाती ही नहीं तो खींचेंगी क्या। इसलिए जो अक्रिय गैस होती है, जो नोबल गैस होती है, उनकी विद्युतनता क्या होती है, जीरो होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जो अक्रिय गैस होती है, जो नोबल गैस होती है, उनकी जो विद्युतनता होती है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो क्या होती है, जीरो। मेरी बात आप लोग समझ में आई ना। और अक्रिय गैसों के अलावा पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युतनता किसकी होती है, सीजियम की। अक्रिय गैसों के अलावा पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युतनता किसकी होती है, सीजियम की। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्रिय गैस नोबल गैस होती है, आपको पता है वो कोई बंदी नहीं बनाती। जो बंदी नहीं बनातेंगी तो किसका इलेक्ट्रॉन खींचेंगी। इसलिए जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, उनकी जो विद्युतनता होती है या इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, वो क्या होती है, जीरो। क्योंकि आप लोग जानते हो कि अक्रिय गैस एक स्टेबल गैस होती है, ठीक है ना। तो स्टेबल गैस होती है तो ना ही तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है और ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन देती है। ये इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम वो करते हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, क्योंकि जिनका अष्टक पूरा होता है वो सभी स्टेबल होते हैं। तो हर एक तत्व का, हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का एक नेचर होता है कि वो स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है। अगर वो स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है तो वो समझौता करता है। समझौता ऐसा करता है क्या, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है। ये कंडीशन किसके लिए करता है, हर कोई तत्व या एलिमेंट अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि जिसका अष्टक पूरा होगा वही स्टेबल होगा। तो अक्रिय गैस तो पहले से ही स्टेबल है, ठीक है ना। हम जानते हैं वो अष्टक नियम का पालन करते हैं, वो तो पहले से स्टेबल है। तो जो चीज पहले से स्टेबल है वो किसी से इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगी। इसीलिए जो अक्रिय गैस होती है वो अबंधित होती है, बंध का निर्माण नहीं करती, क्योंकि वो तो स्टेबल है। जब स्टेबल है तो वो किसी का इलेक्ट्रॉन भी नहीं खींचती,
जब वो किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगी इसका मतलब ये हुआ वो किसी प्रकार का बंध नहीं बनाएंगे, और अगर बंध नहीं बनाएंगे तो उनकी जो विद्युतता होगी, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अगर अक्रिय गैसों को अलग कर दिया जाए तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युतता किसकी होती है, सीजियम की होती है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीजियम का जो आकार होता है, सीजियम का जो साइज होता है वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक के जो बीच की दूरी है वो बहुत ज्यादा होती है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से यहां पर जो सीजियम की विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा विद्युतता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है पूरी आवर्त सारणी में, और सबसे कम विद्युतता किन की होती है, अक्रिय गैसों की। और अक्रिय गैसों के अलावा अगर किसी की सबसे कम विद्युतता होती है तो वो कौन होती है, सीजियम, और उसका रीजन है, उसका कारण है उसका साइज, आकार बड़ा होता है। बात समझ में आ गई ना। फ्लोरीन का आकार तो बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। पूरी आवर्त सारणी का सबसे छोटा आकार किसका होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है ना। और ये फ्लोरीन का आकार भी बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा आकार होने की वजह से यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए फ्लोरीन की जो विद्युतता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। और सीजियम का जो आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी रहेगी, दूरी ज्यादा रहेगी तो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम लगेगा। आकर्षण बल कम लगने की वजह से सीजियम की विद्युतता आवर्त सारणी में सबसे कम होती है अक्रिय गैसों के अलावा, ठीक है ना। और अक्रिय गैसों का तो रीजन दे दिया, क्योंकि उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो स्टेबल होती है, इसलिए ना ही तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देती है ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, इसलिए जो अक्रिय गैस होती है उनकी विद्युतता क्या होती है, जीरो होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अक्रिय गैसों के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बोली थी आप लोगों के लिए, एक बार फिर से बता देता हूं। जब मैंने आप लोगों के लिए परमाणु त्रिज्या मतलब आकार वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पर अक्रिय गैसों को एक अपवाद बना था, क्या कि भाई लेफ्ट से राइट जाने पर आकार घटता है, इसका मतलब सबसे छोटा आकार अक्रिय गैसों को होना चाहिए। भाई हम यही तो बोलते हैं कि जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो साइज होता है अर्थात जो आकार होता है वो घटता है, क्योंकि प्रभावी नाप के आवेश बढ़ता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अक्रिय गैस सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे छोटा आकार अक्रिय गैसों का ही होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को पता है सबसे छोटा आकार अक्रिय गैसों का नहीं होता है, हाइड्रोजन फैमिली के तत्वों का होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप वहां पर मैंने इसका रीजन दिया था कि अक्रिय गैसों का आकार सबसे छोटा इसलिए नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि अक्रिय गैसों में वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान आता है, और वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान ज्यादा होता है, इसीलिए जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फिर मैंने आप लोगों के लिए आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया था। फिर मैंने अक्रिय गैसों के रेस्पेक्ट में क्या बात बोली थी कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होता है, हीलियम का, या ऐसे बोल सकता हूं पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा आयनन विभव अक्रिय गैसों का ही होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है आयनन विभव की क्या डेफिनेशन बोली थी कि भाइटम को उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देते हैं। तो जो चीज स्टेबल है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो आयनन विभव होता है वो किनको होता है, अक्रिय गैसों को होता है। फिर मैंने आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ाई थी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब ये होता है भाइटम को उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और फिर मैंने बोली कि जो अक्रिय गैस होती है उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जीरो होती है, क्योंकि जो चीज पहले से स्टेबल है, अगर स्टेबल चीज में आप इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इसका मतलब स्टेबल को अनस्टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो एनर्जी नहीं निकलेगी तो आपको पता है उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए जो अक्रिय गैस होती है उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहां पर भी मैंने अक्रिय गैसों के रेस्पेक्ट में क्या बात बोली है कि अक्रिय गैस किसी प्रकार के बंध का निर्माण नहीं करते, और जो विद्युतता होती है उसकी डेफिनेशन यही होती है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युतता बोलते हैं। जब अक्रिय गैस बंद ही नहीं बनाती तो खींचेंगी क्या, इसलिए अक्रिय गैसों की जो विद्युतता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो आवर्त सारणी में क्या होती है, जीरो। ये एक एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि लैब असिस्टेंट की आप लोगों की एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। जूनियर सीनियर लेवल तक के आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं वो सारी चीजें आप शॉर्ट नोट्स में लिखते चलो। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, बस डाउट मत रखना आप लोग। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझा दी ना कि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युतता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, अक्रिय गैसों की होती है। और अक्रिय गैसों के अलावा भी सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है, क्योंकि उसका आकार बड़ा होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इलेक्ट्रॉन जो आप लोगों की, अब ये जो विद्युतता ना, अब विद्युतता की आवर्त सारणी में मैं प्रवृत्ति बता देता हूं कि भाई विद्युतता की आवर्त सारणी में क्या प्रवृत्ति होती है। तो देखो अगला टॉपिक आप लोगों को यही हो गया, विद्युतता की आवर्त सारणी में प्रवृत्ति।
अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। आवर्त सारणी में अर्थात जो पीरियोडिक टेबल होती है ना, आवर्त सारणी में प्रवृत्ति मतलब क्या नेचर होता है विद्युत तंत्र का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, आप लोगों को पता है कि एक आवर्त में जो हम स्टडी करते हैं वो कहां से करते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, और एक वर्ग में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम ऊपर से नीचे की ओर। तो देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब एक आवर्त में, एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है अर्थात जेड इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है ना। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है अर्थात जेड इफेक्ट बढ़ता है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक की जो आकर्षण बल है, ध्यान से समझना भाई, हम ये बोल रहे हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है अर्थात नाभिक का जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा काम करेगा। और हम डेफिनेशन विद्युतता की यही तो बोल रहे हैं कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युतता, ठीक है ना। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा काम करेगा तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अर्थात जो आप लोगों की विद्युतता है उसके मान आप लोगों के बढ़ेंगे। इसीलिए जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आप लोगों के विद्युतता के मान बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर 17वें वर्ग और 18वें वर्ग के। तो मैंने ये बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि जो 17वें वर्ग के तत्व होते हैं अर्थात जो हेलोजन फैमिली के तत्व होते हैं उनकी विद्युतता के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और जो 18वें वर्ग के तत्व होते हैं उनकी विद्युतता के मान क्या होते हैं, जीरो। जबकि होने किसके चाहिए, 18वें वर्ग के तत्वों के होने चाहिए। लेकिन उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए रीजन दिया था कि ये बंध का निर्माण नहीं करती। जब बंध का निर्माण नहीं करती तो वो इलेक्ट्रॉन किसी के खींचेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तभी तो अक्रिय गैसों का एक नेचर होता है कि ना ही तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं, क्योंकि वो तो पहले से स्टेबल है। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए एक आवर्त में, एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। चलो ठीक है। जब हम एक वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में स्टडी हम कहां से करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ये कौन हो गया, वर्ग। अब आप लोगों को पता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, सेल का नंबर बढ़ता है, और अगर कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और नाभिक का जो आकर्षण बल है वो इलेक्ट्रॉन पर कम काम करेगा। कम काम करेगा तो आपकी विद्युतता घट जाएगी। इसलिए ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो आकार होता है वो आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो आप लोगों का ये जेड इफेक्ट है वो आप लोगों का घटेगा, और अगर जेड इफेक्ट ही घट गया तो आप लोगों की ये विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप लोगों की घट जाएगी। बात समझ में आ गई ना। इसलिए सौबातन की एक बात ये ध्यान में रखना कि जब आवर्त सारणी में, एक आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो विद्युतता के मान बढ़ते हैं क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। लेकिन एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान घटते हैं क्योंकि आप लोगों का आकार बढ़ता है। बात समझ में आ गई। ये आवर्त सारणी में प्रवृत्ति हो जाती है आप लोगों की। अब अगला टॉपिक मैं ले रहा हूं विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर है जो विद्युतता के मान को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो विद्युतता के मान को घटाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अगला टॉपिक भी ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की विद्युतता को, विद्युतता को, विद्युतता को, विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ठीक है ना। विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर हैं जो विद्युतता के मान को बढ़ाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो विद्युतता के मान को घटाएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर विद्युतता के मानों को चार फैक्टर, चार कारक प्रभावित करते हैं। मैं चारों के नाम ले देता हूं, फिर एक एक को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर पहले नंबर का पॉइंट है जो आप लोगों का प्रभावित करेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरे नंबर का प्रभावित करने वाला कारक है यहाँ पर परमाणु आकार, ठीक है ना, एटॉमिक साइज। परमाणु आकार मतलब एटॉमिक साइज, ठीक है। तीसरे नंबर का यहाँ पर जो आप लोगों का प्रभावित करने वाला कारक है वो है ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। और चौथे नंबर का जो आप लोगों का प्रभावित करने वाला कारक है वो है परसेंट एस गुण, ठीक है ना, परसेंट एस गुण, ठीक है ना। अब मैं चारों कारकों को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए,
यहां पर हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान को घटाएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणता के मानों को बढ़ाएंगे। तो यहां पर मैंने 4 फैक्टर आप लोगों को सामने लिखे हैं। पहला फैक्टर है आप लोगों का प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा परमाणु आकार, एटॉमिक चार्ज। तीसरा आप लोगों का ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। और चौथा फैक्टर है परसेंट एस कोण, मतलब परसेंट एस करेक्टर। अब एक एक फैक्टर को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको कौन लगाती है, नाभिक किस पर लगाती है, इलेक्ट्रॉन पर लगाते हैं। तो अभी मैंने क्या बात बताई है कि नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स अगर इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा काम करेगा, ठीक है ना, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और अपनी ओर आकर्षित करेगा तो विद्युत ऋणता के मान बढ़ेंगे। इसीलिए जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है अर्थात जो जेड इफेक्ट होता है उसका विद्युत ऋणता से जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैं रिलेशन लिख देता हूं। देखो, इसका रिलेशन ये हो गया आप लोगों का प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसको आप लोग जेड इफेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, इसका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा आप लोगों का, समानुपाती। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विद्युत ऋणता के मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये आप लोगों का पहले नंबर का रिलेशन हो गया कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो रिलेशन होगा वो विद्युत ऋणता के क्या होगा, समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो ठीक है। दूसरा जो यहाँ पर फैक्टर है वो है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। ठीक है ना, दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है परमाणु आकार मतलब एटॉमिक साइज। अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि अगर किसी भी परमाणु का आकार बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो दूरी बढ़ेगी तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो इलेक्ट्रॉन पर कम काम करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम काम करेगा तो जो आप लोगों के विद्युत ऋणता के मान है वो घट जाएंगे। क्योंकि विद्युत ऋणता की डेफिनेशन क्या होती है कि बंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। ठीक है ना, और ये क्षमता किसी परमाणु की जितनी ज्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणता के मान उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है ना, तभी तो हम बोलते हैं कि पूरी आवर्त सारणी का जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो कौन होता है, फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है। फ्लोरीन के बाद अगर नंबर 2 पर कोई और होता है तो वो कौन होता है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा किसको होते हैं, फ्लोरीन के होते हैं। फ्लोरीन से कम किसको होते हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन से कम किसको होते हैं, क्लोरीन के। और क्लोरीन से कम किसको होते हैं, नाइट्रोजन के। और भी आगे लिखूं तो यहां पर कौन आ जाएगा, आप लोगों का ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से कम किसकी होती है, क्लोरीन की। क्लोरीन से कम किसकी होती है, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन से कम किसकी होती है, Br की। और इस तरीके से इनका ऑर्डर होता है। ठीक है ना, मैंने मेन आप लोगों के सामने लिख दी जिनकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि परमाणु आकार होता है, एटॉमिक साइज होगा, उसका रिलेशन विद्युत ऋणता से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए परमाणु आकार व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो गए, आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अर्थात विद्युत ऋणता के। मेरी बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई। ये आप लोगों का दूसरा फैक्टर हो गया जो कि विद्युत ऋणता को प्रभावित करता, कौन, परमाणु आकार। अब मैं तीसरे नंबर के फैक्टर के बारे में डिस्कशन करूंगा, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक बात बताओ यार, कोई भी परमाणु हुआ अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है तो परमाणु पर कौन सा चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। और किसी परमाणु पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा या उसकी ऑक्सीडेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अर्थात नाभिक का जो आकर्षण बल है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा काम करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा काम करेगा तो विद्युत ऋणता के मान बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान बढ़ जाएंगे। इसको भी एक काम करता हूं, तो देखो मैं इस रिलेशन को यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है ना, ये जो आप लोगों का तीसरे नंबर का रिलेशन है इसको मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिख देता हूं कि मैंने ये बोली है कि जो आप लोगों की ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रिलेशन है वो En के क्या होगा, समानुपाती अर्थात डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, समानुपाती होगा अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं ये ले लेता हूं आप लोगों के सामने, जैसे कोई मेटल है, ठीक है ना, उस पर +3 चार्ज है, ठीक है ना, मेटल पर +2 चार्ज है और मेटल पर प्लस चार्ज है, ठीक है ना, और एक आपकी मेटल सिंगल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है ना, और कोई अगर आप लोगों से ये पूछ ले कि भाई इसका क्या करो, आप लोग इसका विद्युत ऋणता का घटता हुआ क्रम लिखो कि किसकी विद्युत ऋणता
तो सबसे ज्यादा होती है, किसकी सबसे कम। तो मैंने क्या बोली है कि किसी भी परमाणु या किसी भी एटम के पास जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी तो उसकी विद्युतता भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए यहां पर इन चारों के अंदर सबसे ज्यादा जो विद्युतता होती है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, एम प्लस की, उससे कम किसकी होती है, सबसे ज्यादा एम प्लस की। घटता हुआ क्रम बता रहा हूं, ठीक है ना। एम प्लस 3 की सबसे ज्यादा होती है, एम प्लस 2 की उससे कम होती है, एम प्लस की उससे कम होती है और एम की सबसे कम होती है। ये आप लोगों का विद्युतता का घटता हुआ क्रम हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो बात क्लियर हो गई कि जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी विद्युतता के मान भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था से जो रिलेशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या होगा, समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो ठीक है। तीसरे नंबर जो चौथे नंबर का हम लोगों का पॉइंट है वो है हम लोगों का परसेंट एस गुण परसेंट एस कैरेक्टर, ठीक है ना। विद्युतता को प्रभावित करने वाले कारकों में जो चौथे नंबर का कारक है वो आप लोगों का परसेंट एस गुण परसेंट एस कैरेक्टर, ठीक है ना। अब ये परसेंट एस गुण क्या होता है, परसेंट एस कैरेक्टर क्या होता है, इसको और मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो एक काम करता हूं, मेरे पास जगह कम है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। वैसे समझ में तो आ गया आप लोगों के, ठीक है ना। तो इसको मैं आप लोगों के सामने और समझा देता हूं, परसेंट एस गुण परसेंट एस कैरेक्टर। तो देखो मैं ये बोल रहा हूं कि परसेंट एस गुण अगर बढ़ेगा तो आप लोगों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात जो विद्युतता है वो भी बढ़ेगी। लेकिन अगला क्वेश्चन ये होता है कि भाई परसेंट एस कैरेक्टर होते क्या है, हम कैसे निकालते हैं। तो देखो यहां पर मैं 3 संकरण लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। एक तो मैं किसको लिख रहा हूं, एसवी को लिख रहा हूं, एक मैं किसको लिख रहा हूं, sp2 को लिख रहा हूं, और एक मैं किसको लिख रहा हूं, sp3 को लिख रहा हूं, ठीक है ना। और इन तीनों के अंदर हम लोगों को परसेंट एस गुण निकालने हैं। तो देखो आप लोग जानते हो परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक एस और एक पी है, तो कॉमन सी बात है जो एस का परसेंट होगा वो कितना होगा, 50%, ठीक है ना। भाई परसेंटेज 100 में से निकालते हैं और एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल है, तो 50 तो एस का हो गया, 50 पी का हो गया। तो पी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, परसेंट एस गुण की, ठीक है ना, एस की बात करेंगे। तो यहां पर एस का परसेंटेज कितना होगा, 50 होगा। चलो ठीक है। अब बात करता हूं मैं sp2 वाले की। तो आप लोगों को पता है एक तो s की ऑर्बिटल है, दो किसकी हो गई, p की ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये कितनी हो गई, 3। तो जो s का परसेंटेज निकलेगा तो समथिंग कितना निकलेगा, 33.33%, ठीक है ना। 33.33 के आसपास आप लोगों को किसका निकलेगा, s का परसेंट। p से हमें कोई मतलब ही नहीं है। चलो मैं बात करता हूं sp3 की। तो देखो आप लोगों को पता है यहां पर कितनी ऑर्बिटल है, 4 है आप लोगों की, एक तो s और 3 आप लोगों की p है, ठीक है ना। तो यहां पर जो s का परसेंटेज निकलेगा वो कितना निकलेगा आप लोगों का, 25%। तो मैंने क्या बात बोली है कि अगर परसेंट एस गुण बढ़ेगा तो विद्युतता के मान भी बढ़ेंगे। तो अगर विद्युतता के मान बढ़ेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा विद्युतता किनकी होगी, जिनका संकरण एसपी होगा, ठीक है ना। उससे कम किनकी होगी, sp2। सबसे कम जो विद्युतता, सबसे कम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी, sp3 की, क्योंकि सबसे कम परसेंटेज कैरेक्टर किसका, sp3 का, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर किसका, sp संकरण का। तो इसकी विद्युतता इन दोनों की कंपेयर में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका परसेंट एस गुण सबसे ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि परसेंट एस गुण का जो रिलेशन होगा वो विद्युतता के क्या होगा, समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों का चौथा पॉइंट भी क्लियर होता है, ठीक है ना। तो विद्युतता को प्रभावित करने वाले चारों कारकों को मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है ना। पहला रिलेशन आप लोगों का समानुपाती होगा, दूसरा रिलेशन आप लोगों का व्युत्क्रमानुपाती होगा, तीसरा रिलेशन भी आप लोगों का समानुपाती होगा, और चौथे नंबर का रिलेशन भी आप लोगों का समानुपाती होगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूं, क्या जो विद्युतता होती है इसका अपवाद क्या है, तो इसके अपवाद के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके एक्सेप्शनल केस क्या है उसके बारे में और समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो देख लो, तो हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के सामने, विद्युत ऋणता में अपवाद, मतलब एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो देखो सबसे बड़ा जो एक्सेप्शनल केस है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया, तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी कि जब एक हम आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो विद्युतता के मान बढ़ते हैं, और एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युतता के मान घटते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो एक बात बताओ, जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान अर्थात जो विद्युतता होती है उसके मान बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 18वें वर्ग के तत्व
में उनकी विद्युत के मान सबसे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन होते किनके ज्यादा? 17वें वर्ग के तत्वों के। भाई पहले 17वें नंबर का आता है, उसके बाद कौन आता है? 18वें नंबर के तत्व, ठीक है ना। 18वें पहले वर्ग किसका आता है? 17वें, जिसको हम हेलोजन फैमिली के तत्वों के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता कौन सा आता है? 18वां वर्ग, जिसको हम अक्रिय गैसों के नाम से जानते हैं। और हमारा स्टेटमेंट क्या है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो विद्युतता के मान बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विद्युतता किनके होते हैं? अक्रिय गैसों के होने चाहिए, लेकिन अक्रिय गैसों के नहीं होते। और किनके होते हैं? हेलोजन फैमिली के तत्वों के। तो इसका मैंने आप लोगों के लिए क्या रीजन दिया था कि भाई जो विद्युतता होती है ना, वो बंधित परमाणु की होती है, अर्थात जो बंध बनाते हैं। क्योंकि डेफिनेशन में यही होती है कि बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर को ही हम विद्युतता बोलते हैं। तो जो बॉन्ड बनाती नहीं तो वो खींचेगी क्या? इसीलिए जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, उनकी विद्युतता के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। और जो हेलोजन फैमिली के तत्व होते हैं उनकी विद्युतता के मान ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका साइज क्या होता है? छोटा। और स्टेटमेंट में भी हो रहा है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आप लोगों के विद्युतता के मान बढ़ते हैं। तो कॉमन सी बात है। 18वें वाले का तो हमने रीजन दे दिया, ठीक है ना। तो फिर किसका नंबर आ गया? 17वें वर्ग के तत्वों का आएगा। इसीलिए जो 17वें वर्ग के तत्व हैं उनकी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युतता होती है, और जो 18वें वर्ग के तत्व हैं उनकी आवर्त सारणी में सबसे कम विद्युतता होती है। या ऐसे बोल सकता हूं 18वें वर्ग के तत्वों की विद्युतता के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये आप लोगों का विद्युतता में जो सबसे बड़ा अपवाद था, सबसे बड़ा एक्सेप्शनल केस था, वो मैंने आप लोगों के सामने समझा दिया और उसका रीजन भी दे दिया। चलो ठीक है, अब इसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक बनता है विद्युतता के अनुप्रयोग, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो विद्युतता के मैं अनुप्रयोग एप्लीकेशनों को भी समझा देता हूं, ठीक है ना, कि विद्युतता की सहायता से हम किन किन चीजों का डिस्कशन कर सकते हैं या किन किन चीजों को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल देता हूं, विद्युतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन। तो देख लो, इसको भी कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग, ठीक है ना। विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। तो एक काम करता हूं, इसकी 6 एप्लीकेशन है, मैं 6 एप्लीकेशनों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर एक एक एप्लीकेशन को आप लोगों के सामने समझाता हूं, ठीक है ना। तो देखो पहले नंबर की जो आप लोगों की एप्लीकेशन है वो आप लोगों की धात्विक एवं अधात्विक गुण, धात्विक एवं अधात्विक गुण मतलब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। दूसरी आप लोगों की ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति, दूसरे नंबर की एप्लीकेशन है ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर, ठीक है ना। तीसरे नंबर की जो आप लोगों की एप्लीकेशन है वो आप लोगों की बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बंध सामर्थ्य मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। और जो चौथे नंबर की आप लोगों की एप्लीकेशन है वो है आप लोगों की सहसंयोजक बंध में, चौथे नंबर की एप्लीकेशन है आप लोगों की सहसंयोजक बंध में, अर्थात जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक गुण, ठीक है ना। और जो आप लोगों की 5वें नंबर की एप्लीकेशन है वो है आप लोगों की अणुसूत्र लिखने में उपयोग, ठीक है ना। और जो छठे नंबर की एप्लीकेशन है आप लोगों की वो आप लोगों की बंध कोण मतलब बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। अब मैं एक एक एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों के सामने बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार फिर से बता देता हूं, टॉपिक हम लोगों का ये चल रहा है विद्युतता के अनुप्रयोग, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, उसकी सहायता से हम किन किन चीजों को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 एप्लीकेशन आप लोगों को सामने रखे हैं। धात्विक एवं अधात्विक गुण मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टीज और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज का हम ईएन की सहायता से पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति मतलब जो ऑक्साइड होते हैं धातुओं के, उनकी एसिड व बेसिक नेचर का हम पता लगा सकते हैं। तीसरी आपकी बंध सामर्थ्य बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी हम पता लगा सकते हैं। चौथे नंबर की एप्लीकेशन है सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक गुण, ठीक है ना, मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं, तो उनको हम किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? विद्युतता की सहायता से। चलो ठीक है।
5वें नंबर की एप्लीकेशन है अणुसूत्र लिखने में उपयोग, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसके उपयोग में भी हम किसकी सहायता लेते हैं, विद्युतता की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्योंकि एप्लीकेशन किसके चल रहे हैं, विद्युतता के, ठीक है ना। और जो छठे नंबर की एप्लीकेशन है वो आप लोगों की बंद कोण अर्थात बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल मतलब विद्युतता के आधार पर हम बंद कोण का भी पता लगा सकते हैं। अब देखो सुनो, एक एक का मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करता हूं। पहले नंबर की एप्लीकेशन है धात्विक एवं अधात्विक गुण, मतलब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो देखो जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि विद्युतता के मान बढ़ते हैं। देखो जब एक आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण, जो आप लोगों का अधात्विक गुण अर्थात जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों की बढ़ती है, क्योंकि क्योंकि आप लोगों की विद्युतता के मान बढ़ते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि एक आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं क्योंकि विद्युतता बढ़ती है, ठीक है ना। और जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण आप लोगों के बढ़ते हैं क्योंकि विद्युतता के मान घटते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो विद्युतता है अर्थात जो आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आप लोगों की घटती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में हम जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो अधात्विक गुण बढ़ते हैं क्योंकि विद्युतता बढ़ती है, और एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज बढ़ती है क्योंकि विद्युतता के मान घटते हैं, ठीक है ना। तो धात्विक और अधात्विक गुण का पता हम किससे लगा सकते हैं, विद्युतता से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। पहले नंबर की एप्लीकेशन क्लियर, चलो ठीक है। दूसरे नंबर की एप्लीकेशन में मैं डिस्कशन करूंगा ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रवृत्ति। तो देखो आप लोगों को पता है तो धातु के ऑक्साइड होते हैं उनके अम्लीय और क्षारीय गुण होते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप लोगों को पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जो ऑक्साइड होते हैं उनके अम्लीय गुण बढ़ते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो ऑक्साइड होते हैं उनके क्षारीय गुण बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं, देखो बोर्ड की तरफ देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, एक आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ऑक्साइडों के अम्लीय, जो ऑक्साइड होंगे ना उनके अम्लीय गुण बढ़ते हैं, अम्लीय गुण बढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों की विद्युतता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। वो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्षारीय गुण बढ़ते हैं, क्षारीय गुण आप लोगों के बढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों की जो विद्युतता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या होती है, आप लोगों की घटती, ठीक है ना। तो ऑक्साइडों के अम्लीय और क्षारीय गुणों का पता भी हम किसके आधार पर लगा सकते हैं, विद्युतता के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जब एक आवर्त में हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो ऑक्साइडों के अम्लीय गुण बढ़ते हैं क्योंकि विद्युतता बढ़ती है, लेकिन एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऑक्साइडों के क्षारीय गुण बढ़ते हैं क्योंकि विद्युतता के मान घटते हैं। तो हम विद्युतता की सहायता से ऑक्साइडों के अम्लीय क्षारीय गुणों का पता लगा सकते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज का हम लोग पता लगा सकते हैं। ये आप लोगों की एप्लीकेशन नंबर दूसरी क्लियर होती है। तीसरे नंबर की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करता हूं, बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखो बंध सामर्थ्य का हम पता विद्युतता के आधार पर कैसे लगा सकते हैं वो मुझे आप लोगों के लिए बतानी है। तो देखो आप लोगों को पता है यहां पर कि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि माना कि कोई दो एटम है, ठीक है ना, कोई दो एटम है, दो एटम है, जैसे मैंने किसको ले लिया, HF को ले लिया, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता कौन से बंध से जुड़े हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। इस सहसंयोजक बंध से, इस कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन भी जुड़ा है और फ्लोरीन भी जुड़ा है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, बंध सामर्थ्य का पता लगा रहे हैं कि ये जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो देखो जैसे आप लोगों के दोनों परमाणु बंध से जुड़े तो उन परमाणु की विद्युतता में जितना ज्यादा अंतर होगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, बंध सामर्थ्य और स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इन दोनों में विद्युतता में बहुत ज्यादा अंतर है, इन दोनों की विद्युतता में बहुत ज्यादा अंतर है। हाइड्रोजन की विद्युतता तो बहुत ही कम होती है, लेकिन फ्लोरीन की विद्युतता तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों एटमों की जो विद्युतता है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक की तो बहुत ही कम हो गई और एक की सबसे ज्यादा हो गई, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उनकी बंध सामर्थ्य और जो स्टेबिलिटी होती है उनका ऑर्डर क्या होता है वो मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं। देखो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कौन होता है, HF होता है, उससे कम कौन होता है, HCl होता है, उससे कम कौन होता है, HBr होता है, और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, HI की, ठीक है ना। ये आप लोगों के हाइड्रोजन हैलाइड हो गए, और ये मैंने जो ऑर्डर लिखा वो किसका लिखा, बंध सामर्थ्य का, बंध सामर्थ्य का
बंध सामर्थ्य या स्थायित्व बोल सकते हो, बंध सामर्थ्य और स्थायित्व, ठीक है ना, दोनों को ऑर्डर है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गए ना, क्योंकि जिस बॉन्ड का जितना ज्यादा स्थायित्व होगा, ठीक है ना, उसकी सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी, या ऐसे बोल सकता हूं जिस बॉन्ड की जितनी ज्यादा सामर्थ्य होगी, स्ट्रेंथ होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना कि हम विद्युतता की सहायता से बंध सामर्थ्य का पता लगा सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सहसंयोजक बंध से जो दोनों एटम जुड़े हैं ना, अगर उनकी विद्युतता में बहुत ज्यादा अंतर हो गया तो उनकी बंध सामर्थ्य भी बढ़ेगी, और अगर बंध सामर्थ्य बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। और एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर किसको लिया है, HF को लिया है। जैसे कि हाइड्रोजन की कंपेयर में जो फ्लोरीन होता है उसकी विद्युतता बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी तो बहुत ही कम हो गई और इसकी बहुत ज्यादा हो गई, तो विद्युतता में बहुत ज्यादा अंतर हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। और जितना ज्यादा ये अंतर होगा, जितना ज्यादा ये डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, उतनी ही ज्यादा बंध सामर्थ्य होगी, और अगर बंध सामर्थ्य होगी तो उतनी ही ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो फिर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइडों का आप लोगों के सामने ऑर्डर लिखा है। सबसे ज्यादा जो बंध सामर्थ्य और स्टेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, HF की होती है। उससे कम किसकी होती है, HCl की होती है। उससे कम किसकी होती है, HBr की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, HI की होती है, ठीक है ना। ये ऑर्डर है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बंध सामर्थ्य भी क्लियर। चौथे नंबर की जो आप लोगों की एप्लीकेशन है वो है सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक गुण। तो एक बात बताओ यार, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने इसका एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, ये एग्जांपल है। अभी आप लोगों को पता है ये सहसंयोजक बंध है। ये बंध कौन से बंध की निशानी होती है, सहसंयोजक बंध की, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन से बंध की निशानी होती है, सहसंयोजक बंध की, कोवेलेंट बॉन्ड की। अभी ये सहसंयोजक बंध है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को पता, अगर ये बंध टूटेगा तो आपको पता बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो कार्बन पर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब आप लोगों को पता है ये प्लस और माइनस कौन से बंध की निशानी होती है, आयनिक बंध की, आयनिक बॉन्ड की होती है। इसका मतलब ये हुआ, अब ये जो सहसंयोजक बंध था ना, इसमें थोड़ा बहुत गुण किसका होगा, आयनिक गुणों का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अरे भाई, जब बंध टूट गया तो इस पर पॉजिटिव आ गया, उस पर नेगेटिव आ गया, तो सहसंयोजक बंध में थोड़ा बहुत गुण किसका आ गया, आयनिक गुणों का, ठीक है ना। तो ये आयनिक गुण कितना है, इसको भी हम किसकी सहायता से पता लगा सकते हैं, विद्युतता की सहायता से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सहायता से। तो एक हेनी और स्मिथ नाम के दो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले के आधार पर हम परसेंट एस गुण को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सहसंयोजक बंध के अंदर। तो देखो, मैं इस फॉर्मूले को आप लोगों को सामने लिख देता हूं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, उनमें ये सारी चीजें आप लिखते चलना, ठीक है ना। हेनी और स्मिथ नाम के दो साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट तो कौन था, हेनी, एक साइंटिस्ट कौन था, स्मिथ, ठीक है ना। दो साइंटिस्ट थे, एक तो हेनी था आप लोगों का और एक स्मिथ था। उन्होंने फॉर्मूला क्या दिया था, परसेंट एस गुण, परसेंट आयनिक गुण, सॉरी, परसेंट आयनिक गुण, परसेंट आयनिक गुण बराबर 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी, और ये हो गया इस पे स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसने दिया था, हेनी व स्मिथ नाम के साइंटिस्ट ने, परसेंट आयनिक गुण निकालने का। यहां पर जो आप लोगों का ये एक्स है ना, ये आप लोगों का एक्स से बराबर वह परमाणु, वह परमाणु, वह परमाणु जिसकी विद्युतता, वह परमाणु जिसकी विद्युतता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वह परमाणु जिसकी विद्युतता ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है ना। और एक्स भी बराबर क्या हो गया, वह परमाणु, वह परमाणु जिसकी विद्युतता, वह परमाणु जिसकी विद्युतता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी विद्युतता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है ना, कम है। एक्स तो कौन हो गया, वह परमाणु जिसकी विद्युतता ज्यादा है, और एक्स भी कौन हो गया, वह परमाणु जिसकी विद्युतता कम है। यार कॉमन सी बात है, ज्यादा में से हम भाई यहां पर विद्युत, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर को निकालेंगे, आयनिक गुणों को निकालेंगे, तो कॉमन सी बात है यार, ज्यादा में से कम को घटा देना, ठीक है ना। और ये आप लोगों के जितने भी गुना भाग जितने भी हो उसको कर देना, आंसर आप लोगों के सामने होगा, परसेंट आयनिक गुण आप लोगों का निकल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो कॉमन सी बात है, एक्स से वो होगा जिसकी विद्युतता ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम ज्यादा में से कम को घटाते हैं, ठीक है ना, जब डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है ना। तो एक्स से वह परमाणु होगा जिसकी विद्युतता ज्यादा होती है, और एक्स भी वह परमाणु होगा जिसकी विद्युतता कम होती है। बात समझ में आ गई ना, मतलब ज्यादा में से कम को घटा देना, ये आप लोगों का क्लियर होता है। तो यहां पर हम विद्युतता की सहायता से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सहायता से परसेंट आयनिक गुणों को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, परसेंट आयनिक गुणों को, कि किसी भी यौगिक में कितने परसेंट आयनिक गुण है। चलो ठीक है, ये आप लोग क्लियर। 5वें नंबर का आप लोगों का पॉइंट है अणुसूत्र लिखने में उपयोग, कि विद्युतता की सहायता से हम अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को भी निकाल सकते हैं, या उसमें हम उपयोग लेते हैं उसका। जैसे कि यहां पर मैं किसी का अणुसूत्र लिख दूं आप लोगों के सामने,
जैसे कि मैं यहां पर आप लोगों के सामने लिख दिया NaCl, मैंने यहां पर लिख दिया NaCl, KCl और आप लोगों के लिए KF, इनको मैंने लिख दिया। तो आप लोगों को पता है कि अणुसूत्र लिखने में हम विद्युत ऋणता की सहायता कैसे लेते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि अणुसूत्र जब भी हम लिखते हैं तो पहले उस एटम को लिखते हैं जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है और बाद में उस एटम को लिखते हैं जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो देखो यहां पर हमने अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका लिखा है, NaCl का। हम जानते हैं कि सोडियम की जो विद्युत ऋणता होती है, सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है और क्लोरीन की क्या होती है, ज्यादा। तो पहले हमें उस एटम को लिखना है जिसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, कम, और बाद में हमें उस एटम को लिखना है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो पहले हमने किसको लिखा है, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, और बाद में हमने किसको लिखा है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। KCl को ले लो, पोटेशियम के कंपेयर में जो क्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, क्योंकि हेलोजन फैमिली के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा। तो पहले हमने किसको लिया, जिसकी विद्युत ऋणता कम है, और बाद में हमने किसको लिया, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। KF की बात करता हूं तो पोटेशियम की कंपेयर में जो फ्लोरीन होता है उसकी विद्युत ऋणता तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो पहले हमने किसको लिखा है, जिसकी विद्युत ऋणता कम है, और बाद में हमने किसको लिखा है, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ठीक है ना। तो विद्युत ऋणता की सहायता को, मतलब विद्युत ऋणता की सहायता से हम अणुसूत्र का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, अणुसूत्र को भी लिख सकते हैं। बात समझ में गई, चलो ठीक है। और जो छठे नंबर का आप लोगों की एप्लीकेशन है वो आप लोगों का बंध कोण, बॉन्ड एंगल। तो देखो जब आप लोगों का कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी अणु है, ठीक है ना, अगर उसके केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो उसका बंध कोण बढ़ेगा, और केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के कंपेयर में जो सिरे वाला परमाणु है अगर उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हुई तो आप लोगों का बंध कोण घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर आप लोगों के लिए ले लेता हूं NH3 और NF3, ठीक है ना, दो ले लिए NH3 और NF3। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 160 डिग्री, और इसका कितना होता है, 102 डिग्री। अब मैं आप लोगों के लिए इसका रीजन देता हूं। देखो मैंने क्या बोली है कि केंद्रीय परमाणु की अगर विद्युत ऋणता ज्यादा हुई सिरे वाले परमाणु से तो बंध कोण का मान बढ़ेगा, और अगर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम हुई सिरे वाले से तो बंध कोण का मान घटेगा। इसको हम किसके आधार पर पता लगा रहे हैं, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। एग्जांपल देखते हैं। देखो आप लोगों को पता है यहां पर केंद्रीय परमाणु कौन हो गया, नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कौन हो गया, सिरे वाला। तो कॉमन सी बात है केंद्रीय परमाणु की ज्यादा होती है। भाई हम जानते हैं नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। तो केंद्रीय परमाणु कौन हुआ हमारा, नाइट्रोजन, और सिरे वाला कौन सा हुआ, हाइड्रोजन। तो केंद्रीय परमाणु की सिरे वाले से ज्यादा है तो यहां पर बंध कोण का मान ज्यादा होगा, कितना है, 160 डिग्री। लेकिन बात जब मैं NF3 की करता हूं तो देखो नाइट्रोजन के कंपेयर में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो यहां पर नाइट्रोजन आप लोगों को केंद्रीय परमाणु हुआ, लेकिन केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता तो कम है, और जो सिरे वाला फ्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता हो गई ज्यादा। तो उस कंडीशन में आप लोगों का बंध कोण या बॉन्ड एंगल का मान घट जाएगा। इसीलिए जो NF3 होता है उसका बॉन्ड एंगल का मान कितना होता है, 102 डिग्री, क्योंकि यहां पर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम है और सिरे वाले परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल का मान किसका ज्यादा होगा, NH3 का। मेरी बात आप लोग समझ में आई या नहीं आई। तो यहां पर रिलेशन भी बना सकते हैं आप लोग, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा, आप लोगों का बंध कोण, बॉन्ड एंगल, बंध कोण, बॉन्ड एंगल, ठीक है ना। ये आप लोगों का ये रिलेशन हो गया। और अगर सिरे वाले की बढ़ रही है तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को यहां पर लिख देता हूं, सिरे वाले परमाणु की, सिरे वाले परमाणु की विद्युत ऋणता व्युत्क्रमानुपाती आप लोगों की कौन हो गया, व्युत्क्रमानुपाती आप लोगों को कौन हो गया, बंध कोण, बॉन्ड एंगल। बात समझ में आ गई ना। क्या अगर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बंध कोण का मान बढ़ेगा, जैसे कि NH3। और अगर सिरे वाले परमाणु की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा हो गया केंद्रीय परमाणु से तो उस कंडीशन में आप लोगों का बंध कोण, बॉन्ड एंगल आप लोगों का घट जाएगा। इसीलिए जो NH3 होता है उसका बॉन्ड एंगल का मान NF3 से ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय परमाणु की जो विद्युत ऋणता वो सिरे वाले परमाणु से क्या है, ज्यादा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। और इसी के साथ आप लोगों की जो विद्युत ऋणता की जो एप्लीकेशन चल रही थी, ठीक है ना, वो 6 एप्लीकेशन मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दी, ठीक है ना। 6 एप्लीकेशन मैंने विद्युत ऋणता की आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट करवा दी। और इसी के साथ आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था विद्युत ऋणता का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये टॉपिक भी आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है।
बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। इस तरीका से ये सारे टॉपिक आप लोगों के बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। आकार को करवा दिया, आयनन विभव को करवा दिया, इलेक्ट्रॉन बंधुता को करवा दिया, और यहाँ पर मैंने विद्युत ऋणता को भी कंप्लीट करवा दिया। अब विद्युत ऋणता से रिलेटेड जैसे भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं वो आराम से कर देना, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए विद्युत ऋणता की समझा दी। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे से आप लोग कॉल पे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।